आइए, अब आवाज क्लियर है? हाँ जी, मैंने देख लिया, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। अब क्लियर आ रही है, ये बता दीजिए। अब अगर आवाज आ रही है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ फिर से कहता हूँ कि भाई आपको पता है कि हमारी क्लास ये रोजाना होती है, 12:30 बजे हम यहाँ पे रोजाना जुड़ते हैं। जीके और जीएस के एनालाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, यूपीएसआई के लिए पढ़ते हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद में हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप शेयर करिए, तब तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमारे चैनल पे चल रही हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते। इसी के साथ में आपको पता है रीजनिंग की जो क्लासेस हैं, और ये रीजनिंग की क्लासेस सुबह 7 बजे हमारे द्वारा दी जाती हैं। आप 12:30 बजे मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं, फिर उसके बाद शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं मैथ्स की क्लास में, और 9 बजे आप जी हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से यूपीएसआई को पूरी तरीके से कन्वर्ट पढ़ पाएंगे। ठीक है, नमस्कार सभी को, भाई साथियों को सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और इसी के साथ में नमस्कार। अब स्टार्ट कर दो भाई, पढ़ाई पर फोकस करो। आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य बैच, और इस चाणक्य बैच आपको 599 रुपए में हमारी एप्लीकेशन बाईएससी ऐप पर मिलने वाला है। और इस ऐप में आपको वो कुछ मिलने वाला है जो वास्तव में यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता है जीएस के यहाँ पे 3 टीचर भी आपको अलग से दिए गए हैं, किसी एक टीचर के द्वारा आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। जीएस के लिए आपको यहाँ पर 3 टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस भी, अगर आपको किसी टीचर से बात करनी है, अगर आपके कोई डाउट है, तो वो पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है उन टीचर के माध्यम से। बाकी आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा चाणक्य 2.0 भी बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप नए बैच में आना चाहते हैं, नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और उत्तर योद्धा बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या दिखेगा? रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। नए स्टूडेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद में जिस बैच में चाहते हैं उस बैच में आप एनरोल कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस, जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। लगभग 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में आपको आंसर भी देने हैं। आपको यह देखना है कि मुझे कितने आंसर आए, मैंने कितना सीखा, और मैंने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया है। आपका लास्ट में फीडबैक भी चाहिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके लिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी एक विश्वविद्यालय है जिसे क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यानी MGKVP के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है? जहां गंगा बहती है। ये कहां पर है? जहां घाटों की रौनक देखने को मिलती है, और वहीं पर हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला, वहीं पर गांधी जी का सपना हुआ, और वहां पर साकार भी हुआ। और ये आपका क्या है? ये आपकी स्थापना कब की जाती है? MGKVP की। तो स्थापना के लिए आप कह सकते हो कि हाँ सर, इसकी जो स्थापना है वो 1921 में की जाती है। कब की जाती है? 1921 में की जाती है। अब आपके माइंड में आएगा सर 1921 के टाइम पर महात्मा गांधी भी होंगे क्या? ये जो यूनिवर्सिटी है, क्या ये कॉलेज जो बना था महात्मा गांधी के द्वारा तो नहीं बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था शिव प्रसाद गुप्त, यानी शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा यहां पे क्या किया जाता है? इनके प्रयासों से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाता है। और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवान दास। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों के प्रयास से ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाती है 1921 में। और 1921 में बनने के बाद में यहां पर अंग्रेजी शासन से मुक्त करना था, अंग्रेजी शासन से शिक्षा को भी मुक्त करना था, और हमें अंग्रेजी शिक्षा से भी मुक्त होना था। इसके उद्देश्य से हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। और इसे, हाँ एक बार याद, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, कॉलेज बनाया था, और इसे यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया वो उत्तर प्रदेश ने 1974 में दिया। अब पूछा क्या गया है? ये है कहां पर? तो नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे, काशी की बात हो रही है। यहीं पर गंगा बहती है, यहीं पर घाटों की रौनक देखने को मिलती है, और यहां पर शिक्षा के उद्देश्य से हमने यहां पे एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज का निर्माण किया, और जो कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि है वाराणसी। ठीक है,
खत्म कौन है भैया? खत्म भी आ चुके हैं यहाँ पे आयोग आंदोलन के दौरान खत्म कौन है? पता नहीं कौन कौन है, चलिए कोई बात नहीं है। राधे कृष्णा भाई खत्म, भाई खत्म नहीं होना चाहिए, राधे कृष्णा के लिए तो शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आगरा में सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आगरा में है। आप अगर गोरखपुर की बात करेंगे तो दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्या कुशीनगर में यूनिवर्सिटी है? तो आप कहेंगे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अगर कहीं बनाई जा रही है तो कहां पर बनाई जा रही है? कुशीनगर में बनाई जा रही है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपको पता है कि हमारे यहां पे बहुत सारे संशोधन आपके एग्जाम में यानी आपके संविधान में हुए हैं। गांव हो या शहर हो, सबको अधिकार दिलाना है, हर व्यक्ति के पास में अपनी सुविधाओं को पहुंचाना है, अपनी रिसोर्सेज को पहुंचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गांव स्तर पर, जिला स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, 73 और 74वें संशोधन। और इसमें अब आप कहेंगे कि 73वें संशोधन में क्या हुआ था? तो 73वें संशोधन में हमने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो 73 का पूछा जाए तो 73वां जो है वो क्या कहता है? पंचायती राज संस्थाओं को क्या करता है? संवैधानिक दर्जा देता है। अब संवैधानिक दर्जा दे दिया किसको? पंचायती को। अब मैंने बोला यहां पे हमें नगर पर भी ध्यान देना है, तो यहां पर एक और संशोधन किया जाता है, और वो संशोधन कौन सा है? वो है 74वां। और इसमें क्या किया जाता है? नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों निकायों की बात हो गई। लेकिन ये कब किए जा रहे हैं? करे तो ये 1992 में जा रहे हैं, दोनों ही आपके 1992 में होते हैं। और 1992 में सरकार किसकी थी? 1992 में कौन था इनमें से पर पीएम? तो आपका आंसर क्या होगा? ये रोहित भाई हो सकते हैं। हाँ जी, पता नहीं है, डिविलियर्स भी हैं। आप तो डिविलियर्स भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। नमस्ते भाई, आप लोगों का सहपाठी, आपकी इच्छा एक्सेप्ट या विच्छेद बट अचीव देयर गोल। चलो भाई, सब एक्सेप्ट कर लो भाई, इसे पहले ही उसने बोल दिया है। अब बात करते हैं इसकी। हमने क्या बोला कि 73वां संशोधन होता है, 74वां संशोधन होता है, 1992 में होता है, और 1991 से लेकर 96 तक एक यहाँ पे पीएम होता है। वो कौन होता है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर तो नहीं आया है, बाकी मैं बता देता हूं। यहाँ पे गांव हो या शहर, सबको अधिकार दिलाया, और नरसिम्हा राव ने संविधान में बदलाव कर दिखाया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी गांव और शहर को अधिकार दिलाने वाले कोई पीएम रहे हैं तो वो कौन रहे थे? नरसिम्हा राव। इन्हीं ने संविधान में बदलाव किया। आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर आ गया हो? ऑप्शन नंबर बी। मेरे बताते तुरंत आंसर आ जाते हैं, पहले से किसी का आंसर नहीं आ रहा है, बता दो तुरंत आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे, अच्छा दिया था, पता नहीं है, मैंने नहीं देख पाया है, दोबारा दे दिया अगर नहीं दिख पाए तो। क्योंकि जब मैं पूरी तरीके से चीज़ें समझा देता हूँ उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जमाना था 1780 का, ना व्हाट्सएप था ना ट्विटर था, तो खबरें पहुंचाने के लिए लाया जाता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आप राइम बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगी। 1780 का जमाना था, ना व्हाट्सएप था ना ट्विटर, तो खबरें पहुंचाने के लिए लाया गया न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर लाया गया भारत में पहली बार? तो यही बात की जा रही है। 1780 का जमाना, तो इसका मतलब 27 जनवरी 1780 की बात है। और 1780 के टाइम पे आपको पता होना चाहिए इसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम से। तो नाम क्या था उनका? ऑगस्टस हिक्की। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा एक अखबार लॉन्च किया जाता है। कौन सा अखबार लॉन्च किया जाता है? तो आप यहां कहेंगे बंगाल गजट लॉन्च किया जाता है। और ये बंगाल गजट किस लैंग्वेज में किया जाता है? भाई एक हिक्की तो कोई हिंदी में तो करेगा नहीं, हिक्की ने क्या किया? इंग्लिश में अखबार लॉन्च किया। और ये कैसा अखबार था? रोज आता था या फिर 2 दिन में आता था या फिर हफ्ते में आता था? तो आप याद रखें ना, ये वीकली था, यानी वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, चित्रा हर्ष वर्मा आ चुके हैं, और इसी के अलावा एएसपी भी जुड़ चुके हैं, आदित्य भाई, जेम्स अगस्टस 21 बिल्कुल सही है। और सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे।
अब एक दूसरे से पहचान कर लो, इसी के साथ में आपकी पहचान भी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद में कहते हो कि सर अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पहले पहचान बढ़ा लेते हैं फिर मन नहीं लगता है। तो भाई पढ़ लो। बाकी का मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हम लोग भाई इंडिया की बात करते हैं और इंडिया में, इंडिया के लिए एक यहाँ पे इंडेक्स आती है, इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए आती है, और पूरे वर्ल्ड में हमने यहाँ पे भारत ने बहुत अच्छा स्थान पाया है, और ऐसा स्थान पाया है प्रेस के लिए वो आप कह भी नहीं सकते हो। यानी हमारे यहाँ का मीडिया 151वें नंबर पे आता है। आप समझ लो कि हमारे यहाँ का मीडिया कैसा है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पोजीशन पर आता है। ये आपका न्यूज कह सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज है, यानी 2025 का आंकड़ा है, तो आप इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, खत्म तो तू पहले ही चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे तो भाई अभद्र टिप्पणियों की बात हो रही है। भाई एक बात तो यह है कि आप लोग यहाँ पे जितने भी आए हैं अभद्र टिप्पणी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दिए जाओगे, कैद कर दिए जाओगे। अगर ब्लॉक की बात आती है तो आप यहाँ पे कैद कर दिए जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के लिए क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। तो नवाचार आपका यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई हम नई नई चीज़ों का यहाँ पे क्या करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आए। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में हमने ऐसा क्या कर लिया, आप लोग कहते हैं एक बार को कि हमारा जो संविधान है वो कॉपीड संविधान है। कहीं ना किसी चीज़ से हमने वो चीज़ लिया है। हमने यहाँ पे प्रश्नकाल लिया तो ब्रिटिश की संसद से लिया, हमने यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव लिया तो ब्रिटिश की संसद से लिया। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो भारतीयों ने खुद बना लिया। और भारतीय एक चीज में बहुत माहिर होते हैं, क्वेश्चन करने में, ठीक है। और आपको चीजें जानने में क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है कि मुझे ये पता होना चाहिए, मैं इनसे पूछूंगा भाई ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है। तो ऐसा ही हम लेके आए 1962 में, 1962 में क्या लेके आते हैं, 1962 में हम लेके आते हैं जीरो ओवर, शून्य काल लेके आते हैं। और ये शून्य काल कब होता है, तो जैसे ही आपका, यानी आप कह सकते हैं 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शून्य काल के जरिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। 11 से लेकर 12 बजे तक का 1 घंटे का जो टाइम होता है उसे शून्य काल कहा जाता है। बिना सूचना के यहाँ पे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पब्लिक अकाउंटेंसी को बढ़ाना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना इसका काम होता है। संसद का जो जीरो ओवर है ये खास घड़ी है बेटा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भारत लेके आता है। और शून्यकाल जो है, अब इस शून्यकाल में इस साल की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस के लिए बात की गई है, एआई पॉलिसी पर बात करी गई है, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पर भी बात की गई है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है 5। भाइयों पढ़ लो, लड़ो मत यहां पे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, शून्यकाल का भारत की संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। तभी तो मैंने बोला कि ये भारत की ही देन है, यानी भारतीय संसद की ही देन है ये। गुड आफ्टरनून भाई अभिषेक शर्मा, स्टूडेंट लाइफ का आंसर आ चुका है सी, और सभी का आंसर सी आ रहा है। दुनिया की हर वस्तु समय पर पुरानी हो जाती है ना। अंजलि चौहान भी जुड़ चुकी हैं, नमस्ते। इसी के साथ में अगले आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बात याद रखो कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लड़ने से किसी का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। लड़ने के बाद में बस भागे भागे फिरते हैं। तो इससे बेटर है कि आप चीज़ों को पढ़ लो। आप यहाँ पे लड़ोगे, फिर आप दूसरे चैनल पे जाओगे, दूसरे चैनल पे भी जाके आप लड़ोगे तो तीसरे चैनल पे जाओगे। तो आपके लिए चैनल की कमी नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बात ये है कि अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो आपके लिए जॉब की कमी जरूर हो जाएगी, ठीक है। आंसर आ चुका है, राधे राधे भाई। इसी के साथ में 1984 डी डी आंसर सभी का आता है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से जो है, जो तमिलनाडु में स्थित है। आपको पता है 7वीं सदी का जमाना, ना ड्रोन था, ना आर्किटेक्ट के पास ऑटोकैड। पत्थर पर ऐसे मंदिर बनाए जो यूनेस्को के हैं वर्ल्ड हेरिटेज। तो चलिए बात करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में अब तक यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं भारत में, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज
साइट की अगर बात की जाएगी, आपका ये क्वेश्चन आपके लिए पैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है, तो आप कह सकते हैं 44 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मैंने पैट के लिए तैयार करा दिया। भारत में अब तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 44 हो चुकी है। और यहां पर आपका आंसर पूछा जा रहा है तमिलनाडु की, क्योंकि अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में। बचता कौन है? आपका महाबलीपुरम बचता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और महाबलीपुरम के स्मारक की बात करें, ये तमिलनाडु में है। 7वीं और 8वीं सदी में इसे पल्लव वंश के द्वारा बनाया जाता है। समुद्र के किनारे बसा एक ऐतिहासिक मंदिर है। शानदार रॉक कट का ये आर्किटेक्चर के रूप में हमारे सामने आता है और 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में शामिल किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आपको ये मैं बता दूं कि ये आपको मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समुद्र के किनारे पर बसा ऐतिहासिक मंदिर है और शानदार आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है। और जो हमें दक्षिण में मंदिर मिलते हैं, ये वास्तव में अपनी कहानी बयां करते हैं। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये मंदिर नहीं, समय की किताब का वो पन्ना है जो सदियों बाद भी हम एक कहानी के रूप में सुनाते हैं। ठीक है, ये सदियों की चलने वाला है, ये हर किताब में आने वाला है और इसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। तो आप समझिए कि कितना आपका इंपॉर्टेंट यहां पे ये मंदिर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। ओम कुमार पांडे भाई नमस्ते। और इसी के साथ में आगे खूंखार शिकारी। अब भाई कौन खूंखार शिकारी? हाँ, खूंखार शिकारी भी आ चुके हैं। इसी के साथ में भाई जुड़ते जा रहे हैं। शिखा सिंह को भी नमस्ते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। हम नाटो की बात कर रहे हैं। आजकल नाटो का बात चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन किस में शामिल होना चाहता था? नाटो में शामिल होना चाहता था। इसी वजह से तो रशिया उस पर लड़ रहा है। लेकिन हमारे यहां पे एशियाई नाटो की संज्ञा दी जाती है। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे एशियाई नाटो कहा जाता है? अब आप आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है? खत्म का आंसर आ गया। सॉरी भैया, किससे सॉरी बोला है पता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है भाई, अगर सॉरी बोल दिया ये बड़ी बात है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देकर आया हूँ, 40 में से 40 किए हैं। जीएस के क्वेश्चन बहुत इजी जीएस आई थी, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी क्लास से डायरेक्ट मिल गए मुझे। बहुत बढ़िया भाई एबी डिविलियर्स। और अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई करी है, मेरी क्लास के लिए बात कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने पढ़ाई अच्छे से करी और इसके बाद में आपने उन एग्जाम पर ध्यान दिया और वहाँ पर आप जीएस के क्वेश्चन कर पाए। बहुत ही अच्छा है और हो सकता है कि इस बार आपका जरूर हो जाएगा। खुकार शिकारी कह रहे हैं सी, और सरपंच बता रहे हैं शिखा सिंह का कोई आंसर है। सरपंच भाई, सरपंच भैया यहाँ पे मिल लो इनसे। और सी आंसर है, ओम कुमार पांडे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे ए बी और सी की तरफ जा रहे हैं और डी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं इनमें से केवल एक आंसर सही है, जो है सी, जो कि आपको क्वाड्रिलेटरल की बात करता है। और क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड का यानी एक क्या है? क्वाड समूह कहलाता है। और क्वाड में कौन शामिल है? ये हम पढ़ चुके हैं, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये बात काम सबसे ज्यादा इफेक्ट कब करता है? कोरोना के टाइम पे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो दबाव बढ़ रहा था, चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसको बैलेंस करना है। समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना है, आपदा के प्रबंधन का ध्यान रखना है और टेक्नोलॉजी हमें शेयर करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? एक ग्रुप बनाया, क्वाड। और ये क्वाड जो है साल 2007 के बाद यहाँ पे 2017 यानी कोविड के बाद में इंपॉर्टेंट बनता है। और ये एशियन यानी आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी करता है। लेकिन भारत, अमेरिका ने इसमें क्या कर दिया? टैरिफ लगा दिया। इसलिए ये ग्रुप हो सकता है शायद इस टाइम पे थोड़ा सा काम ना करे। आप देखते हैं ये आपका कौन है? ये आपका यूएस है, तो यहां पे हम कहेंगे यूएस इसमें शामिल है। आप इसे तो जानते ही हैं, यहां तो आप रह ही रहे हैं, इसे तो जानते ही होंगे। ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया है। और इसके बाद बनता है ये वाला पार्ट, जो कि किसका पार्ट है? जापान का। तो क्वाड का मतलब है 4 देशों का समूह है। 2025 में इसकी जो बैठक है टोक्यो में हुई थी। और यहां पर बाकी की बात करें तो आसियान की बात करते हैं, तो ये ट्रेड और कल्चर से रिलेटेड है। संघाई की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। लड़ने वाला कौन है? ये क्वाड है। और इसी में आपका एक हमारे पास में मालाबार का तट है, और मालाबार के तट के नाम से ही एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, साइलेंस लर्नर ही खूंखार शिकारी है। चलो आगे। आज ने टेस्ट देख आई हूँ, ब्लड टेस्ट देख के हैं पास होंगी या फेल।
भाई ब्लड टेस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। रेयर केस होते हैं नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव आता है तो ये ऐसा मत समझना, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो जाओगे, क्योंकि रेयर केस होते हैं नेगेटिव, ठीक है। और वास्तव में अगर ओ नेगेटिव हो गया तो बहुत ही रेयर केस है। चलिए कभी कभी ऐसे मतलब अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून पीने पर ध्यान देते हैं और अपना खून बढ़ाते रहते हैं फिर बांटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई खून ब्लड का जो क्या कराना चाहिए, डोनेट कराना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा खून पीते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। तापमान मापने के लिए, इसका तो मुझे लगता है सभी लोग आप आंसर दे देंगे। 7 का आंसर आ चुका है डी। जानू आप सीरियस रहते हो क्लास में। थर्मामीटर, भाई सीरियस रहते हैं तभी तो नाम चेंज किया है। ऋतु कुमारी का भी आंसर आ चुका है डी। और इसी के साथ में बता दूं तुम्हें, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला इनमें से कौन सा उपकरण है। तो आपका सबसे पहला आंसर है यूडोमीटर। ये किस में यूज किया जाता है? तो आपको पता है जो गैस की रिएक्शंस होती हैं, यानी गैस रिएक्शंस को मेजर करना है तो इसके लिए हमें यूडियोमीटर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे ब्यूरेट की बात करूं तो ब्यूरेट क्या है? ये बुखार मापने के लिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री लैब में। तो बुखार को मेजर करना है तो बुखार मापने के लिए आप ब्यूरेट का भी यूज कर सकते हैं। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो ये क्या करता है? विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्या करता है ये? विंड की स्पीड को मेजर करता है। और डी बचता है आपका थर्मामीटर, क्योंकि थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर किसका मतलब हो गया? मेजरमेंट के लिए। तो तापमान को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? ये आपका पारा वाला है, यानी मरकरी वाला है। इसे कहते हैं मरकरी थर्मामीटर। ये पार्ट आप देख पा रहे होगे और ये देख पा रहे होगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डिजिटल है। लेकिन ये क्या है? कोरोना के टाइम में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ था। और कोरोना के टाइम में इसका यूज हुआ था तो हम यहां पे क्या करते हैं? इंफ्रारेड का यूज करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सब अपना नाम चेंज कर लो भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करो। मेरी क्लास में सब अपना अपना नाम चेंज कर लो। कोई आया है खूंखार शिकारी के नाम से, कोई जान के नाम से, कोई मेरी जान के नाम से, एक डिविलियर्स बन के बैठा है, और इसी के साथ में कोई अपना सही नाम लेके नहीं आ रहा है। केवल ओम कुमार पांडे और हर्ष वर्मा मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो वास्तव में अपने रियल नेम से, ये भी रियल नेम है कि नहीं है, लेकिन हाँ नाम तो है। आगे बढ़े। लो खत्म भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ जी, पायरोमीटर कहते हैं, उच्च तापमापी के लिए यूज होता है, लेकिन ये कोरोना के टाइम पे निम्न तापमापी के लिए भी यूज हुआ था। यानी उस टाइम पे भी बुखार आ रहा था, किसी को टच नहीं किया जा सकता, तो ऐसे थर्मामीटर भी बनाए गए थे जिसे पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। वो आपका इंफ्रारेड के माध्यम से यहाँ पे आपके मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, ट्रोजन इसमें से किसका एक उदाहरण है? क्या ट्रोजन मेलवेयर है? क्या ट्रोजन सिस्टम है ऑपरेटिंग, फायरवॉल है, या फिर आपका एंटीवायरस है? आपको यहां पे मैंने एक घोड़ा दिखाया है। घोड़े का मतलब क्या है? ट्रोजन को हॉर्स के नाम से भी क्यों जाना जाता है? इसका आंसर अगर मैं ये कहूं कि एक बार लड़ाई हुई थी, यानी हॉर्स जो है यहां पे ट्रोजन जो है, ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या है? एक बार लड़ाई हुई थी किसमें? यूरोप और ट्रोजन में। और यूरोप और ट्रोजन में लड़ाई में एक हम ट्रोजन के जो लोग हैं, ट्रोजन के जो सैनिक हैं, उनके द्वारा लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता है और यहां पर यूरोप के लोगों को गिफ्ट करा जाता है। और गिफ्ट करने के बाद में सैनिक निकलते हैं इसमें और शहर पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रोजन का मतलब यहां पे क्या हो गया? भले ही वो एक प्रकार से यहां पे एक शहर भी है, तो लेकिन यहां पे क्या हो गया? उनके द्वारा जो कब्जा किया गया था, इसका मतलब है सिक्योरिटी पर काम करता है। इसका मतलब है ये आपके अंदर किसी भी जगह जाकर कब्जा कर सकता है, उसे खत्म करने का प्रयास करता है। इसलिए इसका यूज जो होता है वो कंप्यूटर में किया जाता है। और कंप्यूटर में एक यहां पे क्या है? एक आता है आपका मेलवेयर। और मेलवेयर को हम क्या कहते हैं? मेलवेयर को कहते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर। और मेलिशियस सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या बनता है? मेलवेयर बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर में अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद वहां से डेटा को चोरी करेगा, सिस्टम को डैमेज करेगा, और मेलवेयर के जो मेंबर है, यानी एक प्रकार से ये क्या है? इसका मेलवेयर का मेंबर है जो पूरी तरीके से आपके सिस्टम को खराब करने पर काम करता है। आपकी बड़ी बड़ी फाइलों को 1 KB का बनाने का दम रखता है। इसलिए ये बात याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो लाइम,
आपने देखा होगा लाइनक्स होता है, तो लाइनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकओएस की बात करेंगे तो विंडो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरवॉल की बात करेंगे तो फायरवॉल एक प्रकार की सिक्योरिटी वाल है जो सुरक्षा करती है। एंटीवायरस क्या है? वायरस से लड़ने के लिए काम करता है, इसलिए इसे एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अंजलि का आंसर ए है, त्रिषा का आंसर, नमस्ते त्रिषा, हर्ष वर्मा आ चुके हैं। हाँ जी, खत्म कह रहे हैं मेलवेयर प्रोटेक्शन। तो मेलवेयर प्रोटेक्शन के लिए अगर मैं बता दूं कि भारत देश के द्वारा साइबर सुरक्षा मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। एआई बेस्ड टूल पर काम करता है। साइबर अटैक से बचाने के लिए इस मिशन का यूज किया जाएगा। और समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल आया होगा। ट्रोजन का बहुत बार पूछा जाता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ट्रोजन याद रख लेना, ये हॉर्स से रिलेटेड है, जो एक लकड़ी का था जिसमें अंदर सैनिक बढ़ के गए थे और उन्होंने शहर पे कब्जा कर लिया था, और ये भी आपके कंप्यूटर पर कब्जा करता है। 9 क्या कहता है? कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? आपको पता है हमें क्या चाहिए? समान अवसर चाहिए। और अगर समान अवसर चाहिए तो जो हमारे पास में लिंग है, जिन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से जाने जाते हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की अगर बात की जाएगी तो वहां पर लिंग समानता सूचकांक कहते हैं, वो एक जीपीआई के माध्यम से आता है। यानी हम क्या कहेंगे? इसे जीपीआई कहते हैं। जीपीआई का मतलब होता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो यूनेस्को के द्वारा ये निकाली जाती है, यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा क्यों निकाली गई है? आप इन चारों में देखेंगे तो इनमें एजुकेशन के फील्ड में कौन काम कर रहा है? यूनेस्को काम कर रहा है। डब्ल्यूएचओ हेल्थ पर काम करता है, आईएमएफ लोन पर काम करता है, आईयूसीएन पर्यावरण पर काम करता है, लेकिन एजुकेशन के बारे में बात करने वाला कौन है? यूनेस्को है, यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो फॉर्मूला बनता है जीपीआई के लिए, तो जीपीआई का जो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहां पे पूछा भी जाता है जीपीआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका यहां पे आंसर होगा कि सबसे पहले आएगा गर्ल्स एनरोलमेंट, और इसमें डिवाइड किया जाता है जो बॉय के नामांकन होते हैं एजुकेशन फील्ड में, और इस आधार पर जीपीआई क्या निकलता है? जीपीआई निकलता है कैसे? तो जीपीआई निकलेगा या तो बराबर निकलेगा 1 के, या जीपीआई क्या निकलेगा? 1 से कम निकलेगा, या फिर जीपीआई क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है? यहां पे लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर मात्रा में रखा गया है उस देश के द्वारा, ठीक है। और अगर यहां पे 1 है से कम हो जाएगा, तो 1 से कम हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? लड़कियां जो हैं शिक्षा में पीछे बताई गई हैं उस देश के लिए, ठीक है। अगर जीपीआई 1 से कम है तो लड़कियां शिक्षा में पीछे बताया जाता है, और अगर जीपीआई 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसमें लड़के जो हैं वो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसके लिए यूनेस्को जरूर है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जीपीआई क्या करता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या करता है। और भारत के लिए अगर पूछा जाए तो भारत के लिए जीपीआई कितना है? तो जीपीआई ऑफ इंडिया की अगर बात की जाएगी तो भारत का जो जीपीआई है वो कितना होना चाहिए? वो अभी प्रेजेंट में कितना है? 0.98 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत धीरे धीरे शिक्षा में समान अवसर दे रहा है यहां पे शिक्षा के अकॉर्डिंग, यानी शिक्षा के क्षेत्र में। तो बता दीजिए कितना आंसर है। अदा गौतम चुके हैं, नमस्ते। और बाकी सबका आंसर आ रहा है? नहीं हो रहा है, 10 दिन बाद होगा। चेंज कर लो, चेंज करने की क्या कर रहा है? नहीं हो रहा है, सब करके देख लिया, नहीं होगा। 14 दिन मांगता है, तो भाई आईडी के नाम चेंज करने ही क्यों है, जो इंतजार करना पड़ेगा कितने दिन में चेंज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है आज के टाइम पे देखा जाए। कहीं पानी में प्रदूषण, कहीं हम देखें एनवायरनमेंट में एयर में प्रदूषण निकलता है, तो कभी आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भू प्रदूषण कहते हैं, भूमि पर प्रदूषण होता है, यानी मिट्टी यानी सॉइल पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। लेकिन तीनों में लड़ाई चल रही है कि कौन पहले आया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ना पुराना एक्ट कौन सा है?
तो आप क्या बताएंगे कि हाँ, इन चारों में से पुराना एक्ट कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रहा है वाटर का, यानी जल का। क्या जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया था ये पुराना है, या फिर एनवायरमेंट में यहां पर जो प्रोटेक्शन किया जा रहा था ये पुराना है, या फिर एयर पॉल्यूशन जो है इस पर प्रिवेंशन करने के लिए एक्ट बनाया गया ये पुराना है, या फिर लास्ट में आपका ट्रिब्यूनल्स जो है एक्ट ये है ये पुराना है? तो आपका आंसर क्या होगा? खत्म ने आंसर दिया है ए, ओम कुमार पांडे का आंसर है बी, और इसी के साथ में अदा गौतम का भी आंसर आ चुका है, त्रिशा का भी आंसर आ चुका है। बाकी के लोग भी आंसर दीजिए भाई, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ में चित्रांशी का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपने जो बी आंसर दिया है आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पे आप देख पाएंगे कि यहां एयर वाला पार्ट है, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एनवायरमेंट वाला पार्ट है। ये जो है भारत में पर्यावरण कानून की शुरुआत का श्रेय अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो शुरू किया जाता है वो पानी में काम किया जाता है, यानी वाटर को रोकने के लिए काम किया जाता है, वाटर के पॉल्यूशन को रोकने पर काम किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1974 में किया जाता है। तो आपका सबसे पुराना पॉल्यूशन से रिलेटेड इन चारों में से कोई है तो कौन है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये आपका सबसे पुराना है। बाकी आप एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट एक्ट हम कब लेके आए थे? तो हमारे यहां पे एक कांड होता है जिसे कहते हैं भोपाल गैस कांड, और ये भोपाल गैस कांड कब होता है? 1984 में होता है, और भोपाल में होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है गैस के निकलने के कारण। तो इसी के बाद में हमें जरूरत पड़ी किसकी? एनवायरमेंट एक्ट की। इसी के कारण हम लेके आए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद आता है आपका एयर की बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन जो है वाटर और एयर को इसमें भी ऐड किया गया, और इसके बाद एयर एक्ट लाया गया, और यहां पे ये कब आया है? 1981 में आता है। और ये आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, और ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है? जहां पे सुनवाई की जाती है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई की जाती है। तो इसे एनजीटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब में सबसे छोटा कौन है? यही है जो 2010 में आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, और जो पर्यावरण से रिलेटेड सुनवाई करने का अगर काम होता है वो यही किया जाता है, जिससे आपके कोर्ट का काम यानी बोझ कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम वहां पर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी इन मुद्दों को लेके जाएंगे तो वहां क्या होगा? उन पर बोझ बढ़ेगा, और उनके बोझ को कम करने के लिए यहां पर हम ट्रिब्यूनल्स लेके आते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं है ओम, तो मैंने यहाँ पे आपका सही करा तो दिया। भोपाल गैस त्रासदी बिल्कुल डिविलियर्स, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में होती है। गुड आफ्टरनून गीता, इसी के साथ में जितने साथी जुड़े हैं, हाँ जी, जो भी है लड़ाई बड़ाई सब बात है, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपको मैं ये सारी जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आपके ये क्वेश्चंस PYQs यानी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही नहीं कर रहे, आप यहाँ पे एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने होंगे तो पहले हमें इनके बारे में जानना होगा, ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका लेवल क्या रहता है, स्तर क्या रहता है, और इसी आधार पर हम आगे इसकी तैयारी करते हैं। तो आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं, तब तक आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। आपने जूम का नाम सुना होगा, और आप यहां पे बात करें तो कभी एक टाइम पे हमने यहां पे वीडियो कम्युनिकेशन की बात की थी, और वीडियो कम्युनिकेशन मैं कहूं कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और कोविड-19 के टाइम में बिजनेस मीटिंग हो, चाहे टीचर को पढ़ाना हो, या फिर अदर कोई काम करना हो, या फिर चैटिंग करनी हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ था वो इसी जूम का हुआ था। तो ये आपके लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि जूम जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप क्या आंसर देंगे? इसका स्थापना कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता होना तो क्या आंसर होगा? जानना तो पड़ेगा नहीं चित्रा। मार्क जकरबर्ग बताया है गीता के द्वारा, त्रिशा का आंसर है बी, और एएसपी ने बताया है पता नहीं है, और अंजलि का आंसर बी है। बाकी चित्रांशी का भी आंसर आ चुका है बी, और खत्म कह रहे हैं जकरबर्ग। भाई आप जकरबर्ग की दुनिया से थोड़ा सा बाहर हटो, क्योंकि जकरबर्ग के द्वारा फेसबुक चलाया गया था, यानी फेसबुक की स्थापना की जाती है। और आज जो आप यहाँ पे चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, व्हाट्सएप पे बात करते हो, व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, ये सब किसके पास हैं? ये जकरबर्ग के द्वारा खरीदे गए प्लेटफॉर्म हैं, यानी इन सब को मेटा यहाँ पे क्या करती है? मैनेज करती है। तो पेरेंट कंपनी इनकी मेटा है, और इस पर काम करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये जकरबर्ग के हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जूम की बात की जा रही है, भाई जूम इनमें से किसके द्वारा लाया जाता है? तो
तो आप बताएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एरिक युआन के द्वारा। और एरिक युआन के द्वारा इसे 2011 में लॉन्च किया जाता है और 2011 के बाद इसकी सबसे ज्यादा जो डिमांड देखी गई थी, और उस टाइम पे कब, कोविड 19 के टाइम पे, और कोविड 19 के टाइम पे ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन गया था, दुनिया का सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बन चुका था और इसमें मीटिंग्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। और आज भी आपके जो इंटरव्यूज किए जाते हैं उनमें भी सबसे ज्यादा जूम का ही यूज किया जाता है, और आज भी आपकी जो मीटिंग्स रहती हैं, बिजनेस मीटिंग्स रहती हैं, उनमें भी जूम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी आप याद रहे, यहां पे जैक डॉर्सी की बात करें तो जैक डॉर्सी की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है जैक डॉर्सी के द्वारा क्या बनाया गया, ट्विटर बनाया गया। यानी ट्विटर की स्थापना किसने की थी, जैक डॉर्सी के द्वारा किया था, ये इसके फाउंडर हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक गेम होता है, कब, 2022 में। 2022 में ट्विटर को खरीद लिया जाता है, किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा। और एलन मस्क के द्वारा इसको खरीदने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यानी ट्विटर का प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, एक्स है, आपकी वाली नहीं, एलन मस्क की। तो एलन मस्क का जो यहां पे प्लेटफॉर्म है उसका नाम है एक्स। तो एक्स का यहां पे नाम जो होता है, लेकिन होता क्या है, फिर एलन मस्क अपनी ही कंपनी को फिर से बेच देते हैं। तो आप यहां पे एक बात याद रखिएगा, एलन मस्क ने भले ही ट्विटर को खरीदा था, लेकिन फिर से पूछा जाएगा कि एक्स को किसने खरीदा, वो भी एलन मस्क की कंपनी है, उसका नाम क्या है, एआई। एक्स के अपने ही एआई कंपनी का नाम रखा एक्स एआई, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एलन मस्क का एआई यानी एक्स का एआई कौन है, उसका नाम है ग्रोक। तो आज के टाइम में आपने चैट जीपीटी सुना होगा, जेमिनी सुना होगा, ऐसे ही एक एआई है जिसका नाम है ग्रोक। और ये ग्रोक को डेवलप करने वाला कौन, एक्स एआई। और एक्स एआई किसकी कंपनी, एलन मस्क की। और एलन मस्क ने क्या खरीदा, ट्विटर खरीदा, और किस नाम से रखा, एक्स के नाम से। इतना समझ में आया। सारथी के रूप में एक भाई मस्क, ओ भाई क्या बात है, अरे ऐसे ना बोलो, मुझे शर्म आ रही है भाई। किसे किस बात से शर्म आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। चीज़ों को पढ़ना सीखो, पढ़ोगे नहीं, लिंक नहीं करोगे तो चीज़ें आपको आएंगी नहीं। अगर आप यहाँ पे केवल ये पढ़ेंगे कि इसके जूम का किसने दिया था आंसर, एक आंसर सिर्फ ईजा हो जाएगा, एरिक युआन आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो ऑप्शंस में आई हैं, ये ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो ऑप्शन में आ रहे हैं, ये भी आपके न्यूज़ में रहे होंगे तभी तो आपके ऑप्शन में पूछे जा रहे हैं। यहां पर ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन को भी लेके चलता हूं। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात आती है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, और सबकी संख्या ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है। लेकिन अब पूछ क्या दिया इसने कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है ना, इसमें सीटें किसकी हैं, कितनी है, तो क्या आंसर होगा। हाँ जी भाई, लाइक करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चित्रांशी के द्वारा बोला जा रहा है कि लाइक जरूर कर देना। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चैनल को और यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक मोटिवेशन के तौर पे आपको यहाँ पे मैं मोटिवेट करता हूँ, मुझे आप लोग करते हैं। तो आप लोग मोटिवेट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे मोटिवेट करेंगे लाइक के माध्यम से, आप मोटिवेट कैसे करेंगे, कमेंट के माध्यम से, आप मोटिवेट कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमें जो सिखाया जा रहा है वो वास्तव में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और सर के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे एक बार को क्या लगेगा कि आपके लिए और मेहनत करनी चाहिए, और मैं अगली बार में और अच्छे तरीके से आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और आपका आंसर आ चुका है 100। बारिश हो रही है, नेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल, नेट की प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश हुए जा रही है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि परेशानियाँ सब में आती हैं, और परेशानियों से लड़ना होता है, परेशानियों से पीछा छुड़ाना नहीं होता, परेशानियों से लड़ना होता है और लड़कर आगे बढ़ा जाता है। अगर नेट की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एयरप्लेन मोड का, हम बार बार एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं और बार बार थोड़ा सा नेट को अच्छा कर सकते हैं। ये बात कहीं इंडिया में ही शामिल है, ऐसा नहीं है कि विदेश वाले कहते हैं पता नहीं क्या है। हमारे यहाँ पे फ़ोन काट के दोबारा फ़ोन लगाने पर सही नेटवर्क आ जाता है, कैसी बातें करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है, विधान परिषद की बात की जाती है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। कितनी हैं, ठीक है, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं आपको पता होना चाहिए, 100 सदस्य चुने जाते हैं। एमएलए के द्वारा इसमें से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, लोकल बॉडीज के द्वारा 1/3 चुने जाते हैं। और आप सुने
टीचर भी इसमें सदस्य चुनते हैं, ग्रेजुएट्स भी इसमें सदस्य चुनते हैं। तो टीचर के द्वारा यहाँ पे 1/12 सदस्य चुने जाते हैं और ग्रेजुएट के द्वारा भी 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। और गवर्नमेंट यानी जो गवर्नर है, गवर्नर के द्वारा भी इसमें नॉमिनेशन होते हैं। तो इस प्रकार से ये सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 100 सदस्य हो जाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि हाँ जी सर, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है ना, ये विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो अब आपका आंसर होगा सर विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। और 403 सीटों के साथ में सबसे ज्यादा यहां पे सीटें आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए विधान परिषद कितने हैं, 6 जगह पर है, 6 राज्यों में है, जिसमें आपका सबसे पहला यानी विधान परिषद की अगर बात की जाएगी तो विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 6 हैं। 6 कहां पर, तो आप बताएंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अलावा यहां पे दूसरा जो है वो कहां पर है, वो तेलंगाना में है। और तेलंगाना के अलावा भी कहीं पे, हाँ जी बिल्कुल है, 6 बताए हैं तो 2 ही तो हुए। तो तीसरा आपका कहां पे है, तीसरा बताएंगे सर हमारा ये बिहार में है। चौथा आप यहां पे पढ़ ही पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश के अलावा ये कहां पर है, तो आप कहेंगे ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपका कहां पर है, कर्नाटक में है। और आपका लास्ट छठवां कहां पर है, ये आपको बताना है। इन 5 मैंने बता दिए, छठवां आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ छठवां कौन सा है, कौन सी जगह पर विधान परिषद है, क्या आंसर होगा आप लोगों का। कौन कह रहा भैया कितनी बार तुम्हें बुलाया, किसको बुलाया, कहां किसे बुलाए जा रहे हो, यहां बुलाओ भाई, यहां पढ़ने के लिए बुलाओ, इधर उधर मत बुलाओ किसी को। लाइक करने के लिए कहना पड़े तो यह अवांछनीय है, क्योंकि छींक आए तो सोचना पड़ेगी छींक के ना छींके, तो यह अवधारणा अमान्य होता है। भाई इतनी शुद्ध हिंदी बेटा अवांछनीय है। यहाँ की दुनिया में, दुनिया की एक सोच बता दूं कि जब तक आप उनसे चीज़ों को मांगोगे नहीं तो कोई देने वाला नहीं है। एक बार उधार दे के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार मांगा जाता है, तब जाके आपको उधार वापस मिलता है। तो ये बात कहना कि अवांछनीय है, मांग कर की चीज़ें करना ये अवांछनीय है, तो आप एक बार पैसा उधार जरूर दें, फिर आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि मांगने से क्या मिलता है और ना मांगने से क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं और आंसर आ चुका है। त्रिशा शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है और इसी के साथ खत्म का आंसर आया है। बहुत ही अच्छा आंसर इसी के साथ में, यानी छठवां जो है वो कौन है, छठवां आपका स्टेट है महाराष्ट्र। तो 6 जगह पर। अच्छा, विधानसभा कैसा सदन होता है, तो विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो होता है वो कैसा होता है, ये आपका उच्च सदन होता है। जैसे आपका राज्यसभा उच्च सदन है वैसे ही विधान परिषद उच्च सदन है। जैसे आपका विधानसभा निम्न सदन है उसी तरीके से लोकसभा भी आपका निम्न सदन है। सर 29G लाइक 10, कोई बात नहीं है। देखो देखने वालों को लगता है अगर उनको नहीं पसंद आती है तो वो नहीं करते हैं, बाकी के जिसे करना है वो कर सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी मेरा काम है कहना, पढ़ना आपका काम है और आपको अच्छा लगता है तो वो भी सारी चीज़ें आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन होना चाहिए। अच्छा, राज्य में जो ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है उस ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरपर्सन अगर किसी को बनाया जाएगा तो इनमें से किसे बनाया जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ये भी हर्ष वर्मा की बात मुझे बहुत सही लगी कि हाँ कितनी बार करूं, तो भाई एक बार मैं बता देता हूं। वैसे अगर लाइक करना है तो एक ही बार करना होता है, बाकी अगर आपकी मर्जी है कि सर एक से ज्यादा लाइक देने चाहते हैं तो विषम संख्या में एक बार लाइक जरूर कर देना। 1 3 5 7 9 सम संख्या में मत कर देना, नहीं तो वो लाइक हट जाएगा। ठीक है भाई। त्रिशा शर्मा ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताया है, बाकी मैं बता देता हूं। राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो होती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत होती है। तो आपसे आंसर पूछा जाए कि स्थापना इसकी किसके तहत होती है, तो स्थापना जो होती है वो कैसे होती है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसका क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। ये अधिनियम आता कब है ये पूछा जाएगा, तब आप कहेंगे 1993 में ये बनाया जाता है। अब इसमें जो चेयरपर्सन बनाए जाते हैं ना, तो चेयरपर्सन ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे क्या करे, जिसे पता हो कि ह्यूमन राइट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जिसे पता हो कि जस्टिस कैसे किया जा सकता है। तो जस्टिस कौन करेगा, तो आपका पता है कोई ना कोई इनमें से करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस,
तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये कहता है, बी कहता है कि जज भी होना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं और यहां पे हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो स्मार्ट बॉय ने मेरा हाय नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं है, बी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। और फेफड़े का काम क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें गैसेस क्या करनी होती हैं, लेनी पड़ती हैं। किसके माध्यम से, नाक के माध्यम से। और नाक के माध्यम से कहां जाती हैं, नजल कैविटी में जाती हैं, और ये आपकी कहां जाती हैं, विंड पाइप से होते हुए लंग्स के पास पहुंचती है, और लंग्स में पाई जाती है एल्वियोली, और एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन को फिल्टर कर देती है। यानी आपसे कहा जाता है ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, हम सारी गैसेस लेते हैं, लेकिन फिल्टर करने वाला हमारे पास में कोई है तो वो हमारे पास में है लंग्स। और ये लंग्स के माध्यम से कौन फिल्टर करता है, तो इनके पास में पाई जाती हैं एल्वियोली, और एल्वियोली ऑक्सीजन को फिल्टर करके हमारे ब्लड में मिला देती है, और ब्लड में मिलाने के बाद ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रेन का काम करता है, बस का काम करता है, उसे सबको लेके कहां जाता है, सेल के पास जाता है। तो ऐसा ही हमारे पास में क्या है, पृथ्वी के पास में फेफड़ों का एक रूप माना जाता है इनमें से किसी एक को। क्यों माना जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देगा, हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना। तो हमें ऑक्सीजन किससे मिल रही है, पेड़ के माध्यम से, और पेड़ कहां सबसे ज्यादा होंगे, जहां सबसे ज्यादा, वो हमारे लिए फेफड़े का काम करेगा। तो यहां पर ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन होगा, तो आंसर आ चुका है खत्म का अमेजन, तुर्क मिजाज बॉय, तुर्क मिजाज, अमेजन, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील बता रहे हैं खत्म। त्रिशा का सी आंसर, और इसी के अलावा चित्रांशी का भी सी आंसर है। गुरुजी मेहमान आ गए हैं, चाय नाश्ता करवा के आते हैं 5 मिनट में। बिल्कुल हाँ जी, मेहमानों को जरूर देखो, और यही मेहमान हैं जो बाद में आपसे कहेंगे कि आपकी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो भाई पढ़ लो, इससे बेटर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए, दुनिया में अगर 100% ऑक्सीजन है तो 100 में से 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है, वो अमेजन करता है। कौन करता है, अमेजन के जंगल हैं, यही 20% ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कहां मिलता है ये, दक्षिण अमेरिका में। तो आपसे पूछा जाए ये किस जगह पर है, तो आप कहेंगे ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में भी कहां पर, तो दक्षिण अमेरिका में कौन से आपकी कंट्री दिखती है, ब्राजील दिखता है, पेरू दिखता है, कोलंबिया दिखता है, ये वहां पे फैला हुआ है। दुनिया की 10% प्रजाति, यानी आपसे पूछा जाए कि 20% ऑक्सीजन का उत्पादन ये कर रहा है, और दुनिया की 10% प्रजाति कहां पाई जाती है, अकेले 10% प्रजाति, 100 में से 10 अकेला कहां मिलता है, अमेजन के जंगल में। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जैव विविधता का एग्जाम्पल माना जाता है। बाकी आपको मालूम है वेस्टर्न घाट कहां पे, इंडिया में है, इसे भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी, ठीक है। और यहां पर आपके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। थैंक्स सर, नाइस सेशन, बड़े बच्चों के पढ़ो, मैं अभी छोटा बच्चा। हाँ जी बिल्कुल, अभी आप छोटे हो। कोई नहीं सर, पढ़ाते अच्छा हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून कमल प्रसाद। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, 15 यहां पे कहता है कि अभी हमने ब्लड की बात कही थी, ब्लड क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था। अब बात करता है कि ब्लड क्या है, और ब्लड के अंदर कोई कमी अगर हो जाए तो बताओ वहां पे कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। यानी हम कहते हैं ना कि हमारे खून में ना हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी। अब आप कह रहे हो कि सर खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लेकिन इसमें तो चारों में हीमोग्लोबिन दिया ही नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं, और ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जा रही हैं तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, और इसी आयरन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर रेड कलर का होता है।
ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, खून में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, आरबीसी की संख्या घट जाएगी, और आरबीसी की संख्या घट गई तो क्या होगा, हमारे हिस्से में आयरन की कमी हो जाएगी, और आयरन की कमी हो जाएगी तब उस रोग को कहा जाता है एनीमिया। यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन हुआ, आयरन हुआ। शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आयरन करता है, ना कि ब्लड पूरे तरीके से, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी आयरन को लेके जाती है, और आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा है, इसका ही मुख्य घटक है। तो आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ब्लड में भी कौन करता है, आरबीसी करती है, और आरबीसी के अंदर कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन करता है, आयरन करता है। आयरन की कमी से कमजोरी, चक्कर आना, थकान, ये सब हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया। हाँ जी, ब्लड में लोहा पाया जाता है। अब ये मत कहना कि ब्लड निकाल के फेंक के मार दूंगी तेरे अंदर, पड़ा रहेगा एक ही जगह। ओ मेरे तो आज स्मार्ट बॉय स्टडी कैसी चल रही है आज, चित्रा तेरा खून भी स्मार्ट बॉय भी आ चुके हैं, ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे स्मार्ट बॉय हैं, हमारे यहाँ पे जानू हैं, हमारे यहाँ पे जानवी हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पे मेरी जान भी हैं, एएसपी भी हैं, डिविलियर्स हैं। आज ऐसे ऐसे नाम के लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि ऐसे लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अब आपको पता होना चाहिए भारत के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसे कहा जाता है एनीमिया मुक्त अभियान, यानी हमें एनीमिया से मुक्त होना है, और हमने 2025 के टारगेट लिया था, हमने 2025 में 50% एनीमिया को कम कर दिया है, ठीक है। तो एनीमिया की कमी हमारे यहाँ पे 2025 में 50% कम हो चुका है। बाकी आपको पता है अगर इसमें प्लेटिनम और सिल्वर और गोल्ड की बात की जा रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, फिर कहेंगे कि सर हमें समझ में और इतना ज्यादा मत पढ़ा करो। दिलावर तो छोटा अमृतसर हो दिल्ली, भाई क्या चीज है भाई जे। क्वेश्चन नंबर आता है 16, इनमें से कौन सा तिलहन का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक तिलहन का उदाहरण है, बताओ इनमें से कौन सा तिलहन का। तिलहन फसल क्या कहलाती है, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, तिलहन फसल कौन सी होगी, जिनसे ऑयल की प्राप्ति होती है। तो बताओ किससे मिलेगी, क्या वो ज्वार से मिलेगी, या फिर मसूर से, या फिर बाजरा से। बाजरा से कभी ऑयल देखा है, बाजरा की तो आप रोटियां खाते हो, तो बाजरा क्या है, तो बाजरा आपका एक खाद्यान्न फसल हो जाएगी, ना कि तिलहन फसल हो जाएगी। इसी प्रकार से ज्वार और मसूर तो आपके क्या है, मसूर की तो दाल आती है। तो इनमें से आंसर क्या होगा, आप खुद कह देंगे सर यहाँ पे हमें जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये आपके खुद अपने आप में तिल है, और भारत की सबसे पुरानी फसल की अगर बात की जाएगी तो ये तिलहन फसल उसमें शामिल है। ऑयल सीड्स कहलाते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इनसे ऑयल की प्राप्ति होती है, इनसे तेल की प्राप्ति होती है। तिल होता है, सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, ठीक है, बाकी और भी तेल होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमारे द्वारा ऑयल सीड मिशन 2030 चलाया गया, जहां से हम क्या चाह रहे हैं कि हम दूसरे से तेल ना खरीदें, विदेशों से तेल ना खरीदें, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है इस मामले में, ठीक है। तिल को लॉक कर दिया, बिल्कुल तो लॉक कर दिया। किट्टू कुशवाहा आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून भाई, किट्टू का भी आंसर आ चुका है। समझदारी की बातें तो लोरी जाते हैं, या तो पता नहीं भाई, थोड़ा सा सही से लिखो तो मुझे समझ में आए। मुझे लगा था शायरी है, मैं शायरी की बेस से पढ़ने लग गया, लेकिन पता नहीं क्या था, कोट्स था एक। आगे बढ़ें, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वतंत्रता सेनानी है इनमें जो यहां पर महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इनमें से फोटो आपको अगर समझ में आ जाए, इन्हें तो आप सभी जानते हैं, इन्हें तो आप सभी जानते हैं, नोटों पर आपने देखे भी होंगे, ये हैं आपके महात्मा गांधी। नाम लिखने की जरूरत है, जरूरत तो नहीं थी, चलिए आप वैसे ही समझ जाएंगे। इनका नाम क्या है, और इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। और एक बात याद रखना, हमारे नरम दल और गरम दल में से ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल गुरु। क्या बोला जाता है इन्हें, पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है। किसका गुरु बोला जाएगा भाई, किसी ना किसी के तो होंगे, तो गांधी जी के हैं, गांधी जी का फोटो लगाया तो गांधी जी के ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे पास में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो दो दल में बटी थी, दो दल नरम दल और गरम दल थे। तो नरम दल के नेता कौन थे, तो नरम दल के नेता में आपके गोपाल कृष्ण, मैं नहीं बोल दिया,
ठीक है, आंसर भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, हमारा आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1912 में जब गांधी जी लौटे थे तो गोखले ने ही उनको समझाया था, गोखले ने ही उनको यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बताया था। और यहाँ पर गांधी जी के द्वारा भी कहा जाता है कि मुझे राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन राजनीति की ABCD बताने वाले मेरे लिए कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लालवाल पाल की बात करेंगे चित्रांशी, तो लालवाल पाल आपके गरम दल के नेता थे, ना कि नरम दल के। नरम दल के नेता में आपके गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। ठीक है, आंसर आ चुका है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर आ चुके हैं, सभी का आंसर बढ़िया चल रहा है। हम इस गर्ल से बात करके थे, स्मार्ट बॉय कहते हैं आती नहीं है आज की वो क्लास में। नहीं भैया, वो नहीं आएगी, समझा करो, वो नहीं आएगी। ठीक है, क्लास में वो पढ़ने आती थी, लेकिन आपने मैसेज करके इतना परेशान कर दिया, अब नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। क्वेश्चन नंबर आता है 18। इनमें से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, और अनुसूची में यहां पे छठवीं अनुसूची भी है, और छठवीं अनुसूची में इनमें से ऐसा कौन है जो किसमें नहीं आता, जो नहीं आता है किसके अंदर, छठी अनुसूची में, बताइए। अरे सर भाई, जब सर कुछ बोल दें तो फिर अरे सर, और जब आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ठीक है। सर एक शायरी आपकी तरफ से बोलो, मेरी तरफ से कौन बोलेगा। सागर सुमन राय ने बताया है नागालैंड, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या नागालैंड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक अनुसूची है जिसका नाम है अनुसूची नंबर 6। कौन सी अनुसूची है भाई, अनुसूची नंबर 6 है। और अनुसूची नंबर 6 में किसका प्रावधान किया गया है, ATMM का। तो अनुसूची नंबर 6 में कौन से क्षेत्र आते हैं, ATMM आता है। और ATMM क्या है, A से आपका हो जाएगा असम, और T से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और M से फिर क्या होगा, मिजोरम और मेघालय। तो यहां पर ये क्या कहलाते हैं, ये आपकी छठी अनुसूची के क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सर नागालैंड को क्यों नहीं बोला गया है, नागालैंड को क्यों नहीं बोला गया इसमें, क्योंकि नागालैंड को अलग क्षेत्र में रखा गया है, और नागालैंड के लिए प्रावधान किस में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 371 में। तो ये भी याद रख लेना, आर्टिकल नंबर 371 की जब बात की जाएगी तो उसमें नागालैंड के बारे में बात की जाती है, इसे विशेष प्रावधान दिया गया है। लेकिन ATMM वाले क्षेत्र का मतलब है कि इन्हें क्या दिया गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई है। इनकी जनजाति परंपराओं के बारे में प्रशासनिक अधिकार को सुरक्षा रखने का काम किया जाता है। और सारी जहां पे मैंने यहाँ पे काउंसिल के नाम भी लिख के दिए हैं, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो इन काउंसिल को भी पढ़ सकते हो। आपसे पूछा जाए इनके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 244 और 275 में दिया गया है, 1952 में इसको लागू किया गया था। सर जल्दी चलो भाई, बिल्कुल जल्दी चल रहे हैं। सी आंसर सभी का आंसर आ चुका है, स्मार्ट बॉय तिशा शर्मा, और इसके अलावा चित्रांशी, हर्ष वर्मा, किट्टू का भी आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। अब छठवीं अनुसूची की बात आ गई, अब आठवीं की कर लेते हैं। छठवीं अनुसूची में हमें क्षेत्र दिए गए थे, आठवीं में कहता है कि भैया तुम भाषा बता दो, कौन सी भाषा बोलने वाले हो। तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसे दिया गया, ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के नाम में यहां पे आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे ऑफिशियली संविधान के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। आपके सामने ऑप्शन है सिंधी, संताली, कोडागू और मैथिली। क्या आंसर दोगे आप, खत्म के द्वारा बताया गया कोडागू, गीता के द्वारा मैथिली। सी आंसर ASP, स्मार्ट बॉय डी, रोशनी यादव का आंसर सी है, और रोशनी यादव गुड आफ्टरनून, त्रिशा शर्मा का आंसर सी है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो जो लोग सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, कोडागू यहां पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ऑफिशियल रिकॉग्निशन लैंग्वेज कितनी है, तो अब तक आपकी लैंग्वेज कितनी है, प्रेजेंट में वर्तमान में है 22। कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं। लेकिन जब मूल संविधान था उसके अंदर 14 लैंग्वेज थी। अब आप पूछेंगे कि सर 14 नहीं पूछी जाती, इनके बाद जो शामिल हुई हैं ये पूछी जाती हैं। तो 1967 का टाइम था, और 1967 के टाइम में सबसे पहली भाषा कौन सी जुड़ी थी 1967 में, तो वो थी आपकी सिंधी। और सिंधी के बाद में और कौन कौन सी जुड़ चुकी हैं, तो 1992 का टाइम आया, और 1992 के टाइम में कौन सी जुड़ी, तो वो थी आपकी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी के बाद में मणिपुरी और नेपाली, ये क्या जोड़ी जाती हैं, ये आपकी 1992 में जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, कितनी हो गई,
14 पहले थी, 15 ये हो गई, 16, 17, 18 हो चुकी हैं। अब हम कितनी जोड़े हैं? तो 4 जोड़नी पड़ेंगी। कहां पर? यानी 2003 में। और आपकी कौन सी जोड़ी जाती हैं? वो जोड़ी जाती हैं बोर्ड मास। यानी बोर्ड मास का मतलब क्या है? बोर्ड मास का मतलब है BO से हो जाएगा आपका बोडो। क्या हो जाएगा? बोडो। अब ये बोर्ड मास आपका मैथ का है, लेकिन बोर्ड मास मैं आपको यहाँ पे जीके में पढ़ा रहा हूं। डी का मतलब हो जाएगा क्या? डोगरी। और A से मतलब हो जाएगा आपका मैथिली। और S से मतलब क्या हो जाएगा? संथाली। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 4 भाषा और जोड़ी जाती हैं, जिसके बाद में हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती हैं। और ये 22 भाषाएं मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी प्रोवाइड कराई हैं। लाइक कर दो सेशन। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना। रोशनी यादव ने बताया 22, और इसी के साथ में स्मार्ट बॉय का भी आंसर आ चुका है। अच्छा रोशनी बिटिया वेलकम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हमने संविधान को समझा, हमने समझा यहाँ पे भाषा को समझा, हमने क्षेत्रों को समझा, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है? अनुसूचित जाति की बात की जा रही है। एक हमारे पास में क्या होते हैं? एक हमारे पास में SC की बात की जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहते हैं। इसी प्रकार से एक जो होते हैं वो आपके ST हो जाते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाती है। जब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात की जाती है तो इनके हक की बात करना, इनके अधिकारों की रक्षा करना, इनकी शिकायतें सुनना, इनकी सरकार को रिपोर्ट देने का काम अगर करेगा तो एक आयोग करेगा। और वो आयोग कौन सा है? वो आपका आयोग है यहाँ पे NCSC। क्या नाम है इसका? NCSC। और ये आयोग बनाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के तहत यहाँ पे NCSC की स्थापना की जाती है। SC के हक की बात की जाती है, SC के अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, इनकी शिकायतें सुनने के लिए एक रिपोर्ट बनती है, और जो रिपोर्ट बनती है वो सरकार को यहाँ पे सौंपी जाती है। यानी NCSC रिपोर्ट बनाएगा और वो सरकार के पास में भेज देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1990 के टाइम की बात है। जो मैंने यहाँ पे SC और ST की बात की, तो ये एक टाइम पे ना दोनों संयुक्त हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये जो आयोग है NCSC NCST, ये दोनों आयोग जो होते वो एक हुआ करते थे, यानी एक ही आयोग था जो इनकी शिकायतों को सुनता था। लेकिन यहाँ पे SC और ST के आयोग ने यहाँ पे अलग हो जाते हैं संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, और 2003 में 89वें संशोधन में ये अलग कर दिए जाते हैं। तो आप याद रखना, 89वें संशोधन में इनको अलग किया जाता है, NCST को NCST से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 आयोग बनते हैं, NCSC और NCST। इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका C। तो बता दीजिए C आंसर है। 1000 वॉचिंग। वेरी नाइस सेशन गीता बोल रही हैं, ठीक है। हम मुझे अच्छा लगता है वो खट्टा वाला, ठीक है। क्या खट्टा भट्टा चल रहा है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे पढ़ाए जा रहा हूँ, यहाँ खट्टे मीठे की बात चल रही है। ये मीठे वीठे की बात मत किया करो, इससे बात बनो। ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गए। 20 रोजाना क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। और यहाँ पे आपको पता है कि मेरी क्लास नहीं होती, रीजनिंग की क्लास होती है, जीके की क्लास होती है, जो कि 12:30 बजे होती है। तो जितने भी साथी हैं 12:30 बजे मेरे साथ में जीके और जीएस के लिए पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आप 8 बजे जुड़ सकते हो, 9 बजे आप हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको क्लासेस दी जाती रहेंगी। और बाकी का मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा बैच भी लॉन्च किए गए हैं। यानी अगर UPSI के लिए आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, थ्योरी समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि मात्र 599 में आपको UPSI के लिए बैच प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप यहां पे चाणक्य 2.0 से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये नया बैच है जो हमने लॉन्च किया है। जब चाणक्य की सफलता है तो यहां पर दूसरा हमने लॉन्च कर दिया। जिसके बाद में आप अगर कांस्टेबल भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में उत्तर योद्धा बैच से भी जुड़ सकते हैं। ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको BYSC ऐप पर। और BYSC ऐप कहां मिलेगी? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाके BYSC ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी का आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके चीजों को समझ सकते हैं। वहां पर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं वो बैच ले सकते हैं। सर झूठ बोल रहे हैं, क्लास 12:30 की है, 1 बजे लेते हैं। भाई 12:30 बजे ही स्टार्ट होती है, 1 बजे नहीं होती है। 12:30 12:35 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, एकदम मिर्ची क्लास। किसे लगी है भाई? अब बता दो कितने सही हुए हैं आप लोगों के। फीडबैक भी देना जरूरी होता है। क्लास आपको कैसी लग रही है ये तो बताना ही है। आप लोगों के कितने आंसर सही गए हैं और आपने यहाँ पे आज क्या सीखा ये भी आपको बताना। जल्दी से बताइए। मिर्ची, हाँ बिल्कुल भैया, मिर्ची क्लास है। हाँ जी, खत्म हो चुकी है। रोशनी यादव सर आप लाइव क्लास कहाँ से लेते हैं? तो भाई रोशनी यादव क्लास, मेहनत की आग से जलाओ अपने सपनों की लौ को, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी, बस रुकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन आता है आपका, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। अब बता दीजिए
किट्टू कुशवाहा भाई थैंक यू। चलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 12:30 बजे। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ये क्लास आपके यूपीएसआई के लिए ही नहीं, अगर आप यहाँ पे अपने जीएस और जीके को मजबूत करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, कंसेप्ट के साथ में समझना चाहते हैं, एनालाइजेशन के साथ में समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में 12:30 बजे रोजाना जुड़ सकते हैं। हाँ जी, गुड नाइट। बिल्कुल, अब तो बता तो दिया रोशनी, आगरा से ले रहे हैं हम लोग क्लास। ठीक है, और अगर नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, और मैं अपना बता दूं कि मैं फिरोजाबाद से हूं, जो आपकी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, मैं उस जगह से हूं। बाकी हमारी कोचिंग आगरा से है। और बता दिए, और क्या बता दूं? देखो सर, लड़की सारी आप पर लाइन मार रही हैं भाई, लाइन। अब चलो छोड़ो, और कोई बात नहीं है। नाइस सेशन। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जो जो भी है सबके ऑनलाइन सबको चूड़ियां बांटी जाएंगी। ठीक है, बस चलिए आगे मिलते हैं फिर इसी टाइम पे 12:30 बजे। हारता कौन है? जो लड़ता है, जो कुछ कर रहा है, तभी तो सही गलत होता है। गलत होने से आत्मा को दुख नहीं, बल्कि नई ऊर्जा के साथ अगली क्लास, क्योंकि सत्य आप कुछ कर रहे हैं तभी सही गलत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो लड़ेगा वही हारेगा और वही जीतेगा। ठीक है, जो लड़ेगा ही नहीं, घर पे बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किलें जो आएंगी तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, और इसी वजह से आपको किताबों की दुनिया में खोना है, उनमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपकी जो मेहनत करोगे, और वो मेहनत एक दिन आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बस रुकना नहीं है, आपको वहाँ पे अपने फोकस ध्यान करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान करना है। और इसी के बाद में आगे फिर आते हैं दोबारा से। गुरुजी जब भी आएंगे आगरा में एग्जाम देने, तब आपके यहाँ जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे घर आ जाना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।